आप क्लास 9th ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 क्लाइमेट जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की टॉपिक है जलवायवी नियंत्रण, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। बच्चों, कल की कक्षा में आपने पढ़ा था कि किसी भी स्थान विशेष के दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है और किसी बड़े भूभाग के लंबे समय के मौसम यानी लगभग 30 वर्षों से भी अधिक के मौसम के औसत को जलवायु कहा जाता है। इसके बाद आपने ये भी जाना था कल की क्लास में कि भारत की जलवायु मानसूनी है। तो मानसून शब्द का क्या अर्थ है? भारत की जलवायु मानसूनी होने के बावजूद भी पूरे देश में तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वह प्रादेशिक भिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, यह भी आपने पढ़ा था। आज की टॉपिक है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जलवायवीय नियंत्रण आप पढ़ने जा रहे हैं वो पूरे विश्व की जलवायु पर लागू होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु हो उस सब पर लागू होते हैं। इन्हीं कारकों के द्वारा पूरे विश्व की जलवायु नियंत्रित होती है। तो पूरे विश्व की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं? तो अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच के लक्षण। ये कुल मिलाकर 6 जो है कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। अब आप एक एक करके देखिए कि कैसे हैं। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जो सौर ऊर्जा की मात्रा है, जो उसकी प्राप्ति है, वो भिन्न भिन्न अक्षांशों पर अलग अलग होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। ये अक्षांशों के कारण जो है कि टेम्परेचर में परिवर्तन आपने जाना कि कैसे होता है। और आपको पता है कि विषुवत वृत्त पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा देखिए, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान घट जाता है। और इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं और लोग वहाँ पर गर्मी के मौसम में पर्यटन करने जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, ये आपको मैंने एटमॉस्फेयर चैप्टर में बताया है, वायुमंडल चैप्टर में बताया है कि वायु का जो तापमान है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वायु ठंडी होती जाएगी। तो वायु ठंडी होगी तो स्वाभाविक है कि तापमान में गिरावट ऊंचाई के अनुसार बढ़ती जाएगी। तीसरा देखिए, वायुदाब एवं पवन तंत्र। तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर होता है और इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। अब अगला देखिए, समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी का जलवायु पर क्या असर होता है? तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। यानी यदि जलवायु गर्म है तो समुद्र उसको थोड़ा मॉडरेट कर देता है, मृदुल कर देता है। और यदि जलवायु ठंडी है तो उसको भी वह मॉडरेट करेगा और थोड़ा जो है वहाँ का मौसम जो है अलग रहेगा, यानी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से
दूर होते जाएंगे तो महासागरों का प्रभाव कम होता जाता है। इसलिए जलवायु आप पाएंगे जो महासागरों के पास की होती है वो सम जलवायु कहलाती है। अब महासागरों से दूर की जो जलवायु होती है उसको विषम जलवायु कहा जाता है। तो सम जलवायु में क्या होता है कि दिन और रात के तापमान में अंतर कम होता है और साथ ही साथ जो है कि जो वार्षिक तापमान का अंतर होता है, वार्षिक तापांतर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वह भी कम होता है। और जबकि समुद्र से दूर जो विषम जलवायु जिसको हमने बताया उसमें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देखते होंगे उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक हो जाता है जबकि शीत ऋतु में तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से तापमान में अंतर बहुत अधिक होता है। जबकि दक्षिण भारत जो कि समुद्र तटवर्ती हिस्से हैं उसके, जो कि घिरा हुआ है तीन तरफ से समुद्रों से, उसमें यह प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब आइए अगला देखिए कि महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं जो कि समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर होती है तब वह तट को गर्म कर देती हैं या ठंडी जलधारा है तो वो ठंडा कर देगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं। जैसे कि आपका जो सहारा मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, आप देखेंगे कि वह महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो इसका कारण है कि जो पूर्वी हवाएं हैं, पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं, वह जो है कि पूर्वी तट पर अधिक वर्षा करती हैं किसी भी महाद्वीप के, और जैसे जैसे जो है वो पश्चिम की ओर जाती हैं वो शुष्क होती जाती हैं। तो जब शुष्क होती जाएंगी तो स्वाभाविक है कि उनमें आर्द्रता की मात्रा घटती जाएगी या वह वर्षा कम करेंगी और इस तरह से जो है कि पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती जाएगी। और इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जब लंबे समय तक किसी क्षेत्र में वर्षा कम होगी या कम होती जाएगी तो वह क्षेत्र जो है मरुस्थल में बदल जाएगा। और अंत में आप देखिए कि किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाला जो कारक है वो ऊंचावच है। तो ऊंचावच का भी जो है कि बहुत बड़ा प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई अधिक है कि वे वर्षा लाने वाली पवनें जो हैं उनके रास्तों में पड़ जाते हैं और वर्षा वाहिनी पवनों को रोक सकते हैं तो वह वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह से पर्वतों के जो पवन विमुख ढाल होते हैं वो अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं और जो पवनाभिमुख ढाल होता है, जो वर्षा वाहिनी पवनों के सम्मुख यानी जो उसके सामने पड़ता है उस ढाल पर वर्षा अधिक होती है। तो इसको जो है हम लोग विंडवार्ड साइड कहते हैं और पवन के विमुख ढाल है तो उसको लीवार्ड साइड कहते हैं। अब बच्चों जो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि भारत की जलवायु को, अभी तक तो आप ओवरऑल एक कॉमन क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में जाना, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भारत की जलवायु किन चीज़ों से प्रभावित होती है, यानी किन कारकों से प्रभावित होती है। तो कारक तो वही रहेंगे लेकिन कैसे प्रभाव पड़ता है ये आपको समझना है। कारक तो नहीं बदलेंगे, कारक जो पूरे विश्व पर लागू होते हैं विश्व की जलवायु पर वही आपके भी देश की जलवायु पर लागू होंगे। तो कैसे ये होता है ये देखना है आपको। तो सबसे पहला जो आपने पढ़ा था अक्षांश। तो आप देखिए कि कर्क वृत्त
भारत के मध्य भाग से होकर गुजरता है और देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित जो शेष भाग है उसको उपोष्णकटिबंध कहा जाता है। तो इस तरह से भारत की जलवायु की दो विशेषताएं हो गई। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु की भी विशेषता है और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की भी विशेषता है। इसके बाद दूसरा है ऊंचाई। पहला अक्षांश आपने जाना और दूसरा है ऊंचाई। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई आपने पहले ही भी पढ़ा है कि 6000 मीटर है। और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। तटीय क्षेत्र में जैसे कि जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, उसकी भी अधिकतम जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है मान लीजिए। लेकिन जो हिमालय है वो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। और वास्तव में यदि हिमालय न होता तो मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो आपके देश को ठंडा मरुस्थल बना देती। लेकिन हिमालय पर्वत इन हवाओं को रोकता है, और इन हवाओं को ही नहीं रोकता है बल्कि जो आपके देश में वर्षा वाहिनी पवनें जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसको भी बाहर जाने से रोकता है, जिससे कि आपके देश में वर्षा होती है। तो ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र। ये टॉपिक थोड़ा आपको विशेष ध्यान से समझना है कि भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम की जो अवस्थाएं हैं वो 3 तरह की वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं वायुदाब एवं पवन के अंतर्गत। पहला है वायुदाब एवं धरातली पवनें, यानी वायु का दाब जो भिन्न भिन्न होता है जिसके कारण से पवनें चलती हैं। तो वायु का दाब कैसा है और धरातली पवनें कैसी हैं ये आप पढ़ेंगे। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण, जिसको जेट स्ट्रीम, जेट वायुधारा के रूप में आप पढ़ चुके हैं या आप आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो बच्चों आप सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये पवनों की उत्पत्ति, पवनों के प्रकार आपको मैं कक्षा 7वीं में भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और आपको ये बात आसानी से समझनी चाहिए। तो ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये पवनें स्थल से समुद्रों की ओर चलती हैं, तो इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो भारत को एक शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ पर वर्षा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो भारत में वर्षा होती है तो कैसे होती है ये देखिए बच्चों। इसको समझने से पहले अभी आपने एक शब्द जाना कि कोरियालिस बल के कारण पवनें जो है विस्थापित होती हैं दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में। तो कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण से पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो भारत की जो वायु दाब एवं पवन तंत्र की व्यवस्था है, जो पवन तंत्र है और वायु दाब है, वो यूनिक है, अद्वितीय है। कैसे?
शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। आपको पता है कि उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की ओर बहती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी भारत में तो निम्न वायुदाब हो गया, तो निम्न वायुदाब है तो वो हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व में बहते हुए, दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ेगी और फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। तो इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के नाम से आपके देश में जाना जाता है। और ये पवनें कोस महासागरों के ऊपर से बहती हैं, जिसके कारण ये नमी धारण कर लेती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं। तो इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में भी रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धाराएं। अब जेट धाराएं क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि जेट धाराएं आमतौर पर 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 12,000 मीटर की ऊंचाई यानी लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में चलती हैं और इनकी गति जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा गर्मियों में होती है और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये हवाएं क्षोभ मंडल में पश्चिम दिशा से चलती हैं, ये भी ध्यान रखना है, पश्चिम दिशा से चलती हैं। और भारत में ये जो जेट धाराएं हैं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भी आता है। अब पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। यह विक्षोभ जो है, यह चक्रवात भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और इन्हीं जेट वायु धाराओं के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व, भूमध्य सागर आपके देश से पश्चिम में है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में आपके देश तक पहुंचता है, जिससे कि आपके देश में वर्षा होती है। इसको पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भी कहा जाता है। अब गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय जो पश्चिमी जेट धारा है वो हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब एक जो जेट धाराएं हैं ये कोई जो है कि एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि ऐसी जेट धाराओं की बहुत सारी पहचान की गई है, जो कि हिमालय में आपने देखा पश्चिम दिशा से, फिर प्रायद्वीपीय भारत में देखा आपने पूर्वी जेट धाराएं हैं पूर्वी दिशा से। तो ये जो है कि कई तरह की जेट धाराओं की पहचान की गई है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये जेट धाराएं इतनी ऊंचाई पर कैसे बहती हैं, क्यों बहती हैं? तो इसका उत्तर जो है कि कोई फिक्स नहीं है। इसका उत्तर जो है यही है कि ये प्राकृतिक रूप से जो है जेट धाराएं चलती हैं। अब बच्चों आगे बढ़िए, ये जेट धाराओं का इसमें देखिए चित्र दिया गया है। ये हिमालय के क्षेत्र में जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चल रही हैं, यहाँ देख रहे हैं। और फिर इसके बाद और नीचे देखेंगे तो ये आपको दिखाया गया है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये किस तरह से चल रहा है, आपके देश में आ रहा है।
ये कोरियालिस बल के कारण से ही यहाँ पर विस्थापित होकर आपके देश में पहुँच रहा है। अब इसके बाद आइए, अगला है भारतीय मानसून। तो भारत का मानसून कैसे बनता है, इस टॉपिक के बारे में हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पूरा जो है कि टॉपिक वाइज नोट्स तैयार करें।